नमस्कार, इनसाइट टुनाइट विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ में बहुत सारी घटनाओं का एक प्रवाह जो पिछले सप्ताह से होते हुए हम तक आया है, उसमें जहां हम सर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को याद करते हैं, जहां हम याद करते हैं उस छवि को जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 216 फीट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण किया, उस समय की उनकी वेशभूषा को याद करते हैं संसद में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बाद में संसद के सदस्यों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर अपना जो भाषण दिया, उसकी भी बड़ी चर्चा है। चर्चाओं के बीच से निकलता हुआ भारत का स्वरूप फिर से हमारे सामने भारतीय दृष्टि को लेकर ऐसे आता है, जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के वक्तव्य भी आते हैं और क्या स्पष्टता प्रधानमंत्री जी ने दी वो भी आती है। तो आज मोटा मोटी हम बात करेंगे विजन ऑफ इंडिया, राहुल वर्सेस मोदी। क्या दोनों एक ही भारत को देख रहे हैं? क्या दोनों एक ही भारत को पहचानते हैं? आप किस भारत को पहचानते हैं? इस तरफ बढ़ते हुए आज सौभाग्य है, स्टूडियो में हमारे साथ हैं गणेश राम कृष्णन जी, कम्युनिटी लीडर हैं, सक्रिय हैं सांस्कृतिक रूप से भी। नमस्ते, स्वागत है आपका। कंप्यूटर से आपका संबंध है तो मैं यूँ कहूँ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिवाइन इंस्पिरेशन दोनों के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है। और हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कभी कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे भारत में, और अमेरिका आने के बाद में सामाजिक सेवा की दृष्टि से विधिवत आपने शिक्षा भी हासिल की है, और पॉलिटिकल एनालिस्ट जगजीत सिंह जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत जगजीत जी आपकी अनुमति लेके आपको हम अपने इस कार्यक्रम का अध्यक्ष मनोनीत करते हुए गणेश जी से मैं पूछना चाहूँगा, एक तो राजनीतिक भारत है और एक सांस्कृतिक भारत है, दोनों के बीच में बहुत दूरी है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ITV दर्शकों को और आपको, ITV गोल्ड को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ब्रिंगिंग अ वेरी गुड टॉपिक। देखिए, जैसे ऑन द सरफेस लेवल आई वुड प्रॉबली पुट दिस, मैं बीच बीच में हिंदी और अंग्रेजी का भाषण इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैं तमिलनाडु से आता हूँ। जितना मतलब कोशिश, हमारे प्रयास रहती है कि अच्छे से हिंदी बोल लिया जाए, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश करूँगा। The religious, you asked about the distinction between the spirituality and then the social or the political sphere. Let me repeat, I said, do you see there is a difference between the political identity of India and cultural identity of India? Political identity of India and cultural identity of India to be made from the narrative side of it. I think it appears on the surface level, there appears to be some distinction as carried out by some sections of the social media, some sections of the mainstream media, and largely to an extent by the politicians. But within the mool booth jo hai, the characters or the consciousness of any country is pretty unique to itself. So what it emanates from, we come from a very glorious tradition. We come from a very glorious tradition. We have a very glorious past. Our Putra Bhumi, Punya Bhumi bolte hain, our Pitra Bhumi. So we also have the land of Vedas to Vivekanand. Vivekanand ji has actually stemmed a lot of good thoughts in terms of the political arena. He said you have to leave all other works and to work towards country's upliftment. That was a clarion call he made long time back. Similarly, if you think about all the other saints or reformers, they were more reformers on the society fabric. At the end of the day, the cultural aspect and the political aspect have underpinnings. The basic is to the social fabric. The social fabric is based on the ethos or the glorious tradition of Bharat. So I think on the surface level it might appear like this, but at the mool or the root of it, I don't think there's a disconnect there. Okay, so Jagjeet Singh ji, I would seek your input on this. While Ganesh Rama Krishnan ji says that he doesn't see any disconnect between cultural India and political India, I may differ from him,
And I would also bring the reference made by Prime Minister Narendra Modi in probably Rajya Sabha while he was responding to members of Parliament after President's अभिभाषण. उन्होंने कहा हिंदी भाषा में, जब भारत कांग्रेस के द्वारा शासित रहा 70 वर्षों में, उन्होंने कहा कि भारत ने पाश्चात्य चश्मे से खुद को पहचानने की परंपरा डाल ली. अब इस बात का ठीक ठीक शब्द उनके मुझे नहीं याद आ रहे, पर मोटा मोटी वो जो संकेत कर रहे हैं. और उसके साथ में मैं जगजीत सिंह जी आप तक सवाल लेने से पहले ये भी याद करूं, अपने इस संबोधन में भी जब वो भारत की परिभाषा देते हैं तो वो विष्णु पुराण का भी उल्लेख कर देते हैं. और मुझे लगता है ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने इतने अधिक संस्कृत सूक्तियों का संदर्भ अपने संबोधनों में बहुत बार लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पाश्चात्य चश्मे वाला संकेत है, इसको लेते हुए आप अगर देखें तो आपका अपना अनुभव क्या कहता है. और आप तो स्वयं कांग्रेस में भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी हमारे एकेडमिशियंस के साथ में अधिक समीप रही, उसका प्रभाव हमारे शिक्षा जगत में, हमारी सोच में, और हमारी का मतलब भारतीय होने के नाते. सो योर टेक ऑन द सेम क्वेश्चन वेयर we talk about cultural identity and political identity, and then we will come to the vision of Rahul Gandhi and Prime Minister Narendra Modi. देखिए, इंडिया के अगर हम ट्रेडिशंस को देखें और आजादी के बाद के हिंदुस्तान को देखें, तो हम ये देखते हैं कि जैसे कहा जाता है ना कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द कॉन्करर्स. तो इतिहास जो लिखा गया वही हम 47 के बाद के लोग हमने वही पढ़ा. हमने पढ़ा अकबर द ग्रेट. हमने ये नहीं जाना कि हमारे यहां महाराणा प्रताप भी थे. हमारे यहां इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इतने खोज हुए हैं, जैसे जीरो की पहचान. ये बहुत चीजें जो है हिंदुस्तान के सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास से है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा. यही शायद मोदी जी का ये मानना है कि वी लुक्ड टुवर्ड्स, हमने पाश्चात्य की तरफ देखा, क्योंकि वही उस समय सुपर पावर थे और उन्हीं की तरफ हम आकृष्ट थे. उस समय की जो लीडरशिप थी वो उस तरफ आकृष्ट थी और खेल कुछ उस तरह का था. लेकिन आज कुछ मामला बदला है और हम अपनी चीजों को याद कर रहे हैं जो हम लेके आए, जो हमारी धरोहर थी, हमारी ट्रेडिशन थी. तो पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट कल्चर और उसमें शायद उतना नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली भी देखें तो आज भी हम डेमोक्रेट हैं, हमारी डेमोक्रेसी है, और पहले भी हमारे शासकों में डेमोक्रेसी की एक छाप हमेशा से रही है. जगजीत सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं आपके पास वापस आता हूँ. और जो बात आपने कही कि डिस्कनेक्ट नहीं है, उसके रेफरेंस में जब हमने सेक्युलर नेचर वाले राष्ट्र को बनाया है, एंड 70s में ये शब्द भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हो गया, और फिर जब मैंने जो इमेज का उल्लेख किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं, वो एकदम जो हिंदू परिधान है उसमें दिखाई देते हैं, तो जो समझिए कि बहुसंख्यक हिंदू समाज है उनमें कई लोगों को गर्व होता है. और पर अब आप ये देखें कि जिस तरह की संरचना भारत की है, तो जो अल्पसंख्यक है उसको लगता है कि क्या ये मेरा प्रतिनिधित्व ठीक से करेंगे या नहीं करेंगे. ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इस तरह की बातें बहुत उठती भी रहती हैं, और ख़ास करके जब चुनाव समीप हो, राजनीतिक रूप से वातावरण गर्म हो, तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर मुद्दे बनाए जाते हैं. तो उसका प्रभाव जिस तरह से सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर आप एक आप उसको अपना स्वाभिमान की तरह लें, उसमें भी आपको लगता है कि कहीं कोई ये जो राजनीतिक दृष्टि से कुछ त्रुटि तो नहीं हो रही है. इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम सजग रहे हैं पहले के मुकाबले. इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे अभी मोदी जी का जो अभी रामानुजाचार्य जी का जो उद्घाटन हुआ स्टैच्यू, उसमें उन्होंने जो जिस तरह से पेश आए,
he was a Hindu. वो अपने ही इज़ अ हिंदू, ही इज़ गोइंग टू ए टेम्पल, वो मंदिर जाते हैं कि अपने संस्था जाते हैं, तो अपने वेशभूष में जो भी जाना चाहिए वो वैसे जाते हैं। अगर आप देखिए उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल टीका सब कुछ लगा करके जाते हैं। तो ये अस्मिता है, दिस प्राइड शुड बी ऑलवेज देयर विथ हिंदूज। अपने उसमें वो मूलभूत जो है, जगजीत जी भी बता रहे थे पहले, द बेसिक अंडरलाइंग थॉट इज ऑलवेज धार्मिक। सो व्हेन वी आर धार्मिक्स इन नेचर देन वी आर सेक्युलर ऑटोमेटिकली। सो सेक्युलर का ये शब्द नहीं है विच इज़ जैसे अपने उसमें डाला गया, आप सही कोट कर रहे थे, 1971 में गॉट इंट्रोड्यूस इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन इंक्लूडिंग स्टालवर्ड्स लाइक अम्बेडकर जी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे, तब बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी चर्चाएं हुई पार्लियामेंट के अंदर व्हेन दे वर मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन अप। देन दे हैड एब्सोल्युटली नो इवन थॉट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग द वर्ड सेक्युलर। बेसिकली हिंदू है तो सेक्युलर है ही, तो उसमें आपको डिफ्रेंसिएशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक्चुअली द सरफेस लेवल पे जो टीका टिप्पणी होती है, उसके वजह से जो प्रधानमंत्री ऐसे आते हैं कि इफ़ यू गोस वेयरिंग अ तिलक, और इसको नामम बोलते हैं तमिल में, वैष्णव का जो वो, इट इज़ ऑल्सो अनदर सिंबल दैट मेनी थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। आदि शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, सब कुछ एक साथ। तो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट इज वो जो उनका विग्रह है, जो मूर्ति है, उसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया है। और जो सेक्युलरिज्म की दृष्टि से या पॉलिटिकली हम देखें तो वो एकत्व और समता की बात तो बिल्कुल उसमें है ही है। जगजीत सिंह जी, ये जो संदर्भ है उसको लेते हुए जो राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने दो हिंदुस्तान की बात कही और उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्ववादी हैं, ऐसा अन्य स्थानों पर भी कहा है, और ये कहा कि वो विभाजित करने की दृष्टि लेकर चलते हैं। इसके साथ साथ तो एक दो संदर्भों में उन्होंने उन राज्यों का जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो एक पूरे भारत राष्ट्र की बात नहीं करके उसको यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह देख रहे हों कि समझिए तो केरल में अपनी संस्कृति है और राजस्थान में अपनी संस्कृति, इस प्रकार के कुछ राज्यों का संदर्भ किया। तो एक तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अनेकता में एकता, और ऐसा लग रहा था वो कहीं ना कहीं एकता में अनेकता की दृष्टि लेकर बात कर रहे थे। आप इस बारे में एक कांग्रेसी होने के नाते उनके पूरे संसद में जो संबोधन था जी, मुश्किल ये है कि एक बेसिक जानकारी अपनी खुद की किसी भी नेता को होनी चाहिए। अगर बेसिक जानकारी नहीं है तो लोग डिपेंड हो जाते हैं स्पीच राइटर्स के ऊपर, और स्पीच राइटर जो लिख के देता है वो आप रट लेते हो या कागज पे पढ़ते हो या जो कुछ भी करते हो, ऐसा होता है बेसिक समझदारी नहीं होने पर। अब जिस किसी ने भी ये स्पीच राहुल गांधी को दिया, उसको अगर आप देखें तो आज से कुछ साल पहले जब पहली बार बराक ओबामा चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने 2 अमेरिकास का एक कंसेप्ट दिया था, पॉपुलर भी हुआ था, और शायद उसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए राहुल गांधी ने उस स्टाइल को चुना 2 इंडियाज, कि शायद बराक ओबामा जिस तरह से 2 अमेरिकास की थ्योरी देकर के चुनाव जीत गए, उसी तरह शायद उनकी पॉपुलैरिटी 2 इंडिया कहने पर आगे बढ़े। लेकिन सोचना होगा कि मूलभूत तरीके में अमेरिका और हिंदुस्तान में फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि भारत एक सदियों पुराना, कहे कि सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन है जो सबको एक साथ लेकर बढ़ता है। राजाओं का शासन भी रहा है और सारे लोग एक साथ रहे हैं, और आज डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी में सारे राष्ट्र के जितने भी 30-32 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारे एक साथ चलते हैं। सभी का सोच एक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीजें लिखने से ही नहीं हो जाती हैं। जैसे आपने लिख दिया कि सेक्युलर, तो क्या देश उसके नहीं लिखने से सेक्युलर नहीं था, या लिखने के बाद से ज्यादा सेक्युलर हो गया? अगर देश सेक्युलर नहीं होता तो सारे धर्म के लोग, जो सारे धर्मों के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं
और जिनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वो शायद ऐसा नहीं होता। तो बहुत सी चीजें बगैर कहे इस समाज में हैं और इस समाज ने उनको अपनाया है और आगे बढ़ाया। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि एक तरफ तो आप किंग की बात करते हैं, शहंशाह की बात करते हैं, और दूसरे तरफ खुद अपनी आप को देखें। उनके पास क्या अपना क्या है जिसके कारण वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे या आगे बनने वाले? अगर उनके नाम से गांधी सरनेम हटा दिया जाए तो उनका वजूद क्या है? शायद कुछ नहीं। शायद एक ब्लॉक प्रेसिडेंट के भी काबिल नहीं समझे जाएंगे नॉर्मल महकमे में। सिर्फ और सिर्फ वो सरनेम है जो उनको ऊपर तक बढ़ाता है। क्या ये शहंशाहियत नहीं है? तो पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, फिर बाहर देखना चाहिए और फिर बाहर पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। तो ये जो बात जगजीत सिंह जी ने कही वो महत्वपूर्ण बात है अपने स्थान पर कोई सुनने वाला होगा तो उसको महत्वपूर्ण मानेगा। मैं एक अभी बहुत वायरल हो रहा है भारत की जनता सुन रही है और इसीलिए 44 नंबर पे पहुंचा दिया है। तो मोदी जी ने भी आपकी बात के संदर्भ में ऐसा कहा कि जिस तरह का आचरण कांग्रेस का है तो 100 साल तक वापस सत्ता में नहीं आएंगे। अब ये बात उन्होंने व्यंग्य में कही है या ये सचमुच सही साबित होती है उस तरफ तो हम नहीं जाएंगे, पर जिस तरह से अपने को अभिव्यक्त करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष न होते हुए भी अध्यक्ष के रूप में सभी मंचों पर दिखाई देने वाले राहुल गांधी जी ने हाल ही में गणेश जी पंजाब में एक सभा में कहा कि ये जो सिद्धू हैं इनके अंदर इनका जो खून है उसमें पंजाब है, और एक शब्द बोला था क्या? हाँ, उनको खून के प्यार है। हाँ, तो क्या इनको तो निकलेगा काटे तो हाँ, तो अब क्या है कि लिटरली यानी भाषा के प्रयोग में वो जो एक सांकेतिक स्वरूप होता है वो वाली चेतना उनकी विकसित नहीं हुई शायद। यानी वो अपनी तरफ से तो सही कह रहे होंगे मगर उसका अर्थ वो नहीं निकलता है। तो एक राजनीतिज्ञ के रूप में आपका भाषा के साथ कैसा संबंध है वो संस्कारों के साथ और संस्कृति के साथ भी संबंध रखता है। इस बात को लेते हुए जो वातावरण भारत में अभी दिखाई दे रहा है और हम विशेष करके राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी के विजन की बात करें जो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस उसको उस तरह से मान नहीं रही है। आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों में अभी जिस तरह से मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं वो बेरोजगारी का रहने वाला है, वो अधिक प्रभावी होगा या सांस्कृतिक रूप से कौन या राष्ट्रवादिता की सोच किसमें है वो अधिक महत्व रखेगा? मेरे ख्याल से इलेक्शन की लड़ाई जो है सभी चीज़ों पे हो सकती है। एक तो अपने राष्ट्र तत्व का मुद्दा हो सकता है, एक तो महंगाई पे हो सकता है, एक अपने लोगों को क्या मतलब कितने व्हाट आर द बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू गिव, ये सभी मुद्दों पे होता है। मेनली पीपल आर गेटिंग गुड। मोदी जी जब शुरू किए थे 2014 में, ही सेड सबका साथ सबका विश्वास, राइट, सबका विकास। फिर उसके बाद विश्वास जोड़ दिया गया 2019 में। अभी क्या बोल रहे हैं? नाउ ही हैज इंक्लूडेड सबका प्रयास। सो व्हाट यू कैन सी इज दिस एवोल्यूशन ऑफ अ प्रॉमिस टू एन इनिशिएटिव टू डिलीवरी टू एवरीबडी स्टैंडिंग अप, विच इज आत्मनिर्भर। आप एवोल्यूशन देखिएगा। सो पहले उन्होंने विश्वास जताई थी सबको कि सबका साथ सबका विश्वास, सबका विकास बोले। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सबका विश्वास, देन प्रयास। सो he step by step, and he has the delivery of the schemes you can take for Jan Dhan, DBT, a direct benefit transfer scheme. You can talk about the JAM initiative, Jan Dhan Aadhaar Mobile, ये सबको कनेक्ट करते हुए योजना। टॉयलेट्स, कोई प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं, सब बाहर सब जितने भी देश आए हुए थे वहाँ रेड फोर्ट में खड़े होकर टॉयलेट्स की बात कर रहे थे। एंड to a greater extent, I have been speaking to some of the people in remote places. They have all got this access to toilets. The next is girl child education.
Next, he is talking about some of the getting away with status quos. Let me tell you one interesting subject. मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट में अंदर, तमिलनाडु में 1960s की बात है, एक उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कॉल करके बोला कि मुझे बहुत दिन से मुझे तनख्वाह की इंक्रीज दे नॉट इंक्रीजिंग माई सैलरी, तनख्वाह इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो बोले आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? तो CCA। तो उनको बोला CCA कौन से डिपार्टमेंट, मेरे अंडर आता है, मुझे पता नहीं कौन से CCA डिपार्टमेंट। तो बोले आप CCA का पूरे फुल फॉर्म लिख करके मुझे भेजिए कि क्या मतलब आपका रोल, टाइटल और डेजिग्नेशन। तो उन्होंने लिखा कि उनका वापस उनका मैसेज आया कि CCA मतलब मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, 1975 के बाद बोल सकता हूँ। बोले ये आश्चर्य की बात है, चीफ सेक्रेटरी बोल रहे मेरे होते हुए कि आप बता रहे कि CCA, मुझे पता नहीं था कि ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है। फाइनली पता चला इट मीन्स चर्चिल्स सिगार असिस्टेंट। और तेरी चर्चिल के सिगार मेरे गांव से जाता था ट्रिची से टू चर्चिल इन बिफोर इंडिपेंडेंस। This department has been functioning for quite some time without anybody's knowledge. And here is a person who's asking for the increase. So this is the status quo that he is trying to dismantle. This is the bureaucracy hazards that he is trying to address. So ये challenges जो है, it has been lot of big challenges. ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताई बात, शॉकिंग भी है इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ। बट जगजीत सिंह जी, समय को देखते हुए हम दो बातों की तरफ थोड़ी थोड़ी बात करें हैं। उसमें से एक बात जो राहुल गांधी ने विशेष रूप से कही थी संसद में अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण चीन और पाकिस्तान नज़दीक आ गए, और उसको उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और शुरुआत में उन्होंने जैसे कहा चाइना हैज़ अ क्लियर विजन, और ऐसा लगता था वो चाइना की तरफ से बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो चाइना की सोच क्या है। वो भी भारत में रहते हुए आपको कुछ अलग सा लगता है। पर जो आरोप उन्होंने भारत सरकार या मोदी सरकार पर लगाया, मोदी जी के संबोधन के बाद फिर उन्होंने प्रेस में कहा कि वो मुझसे डरते हैं, और मैंने जो मुद्दा ये वाला उठाया था इस पर कुछ कहा नहीं। तो इन दोनों बातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, चीन, पाकिस्तान और भारत सरकार की विदेश नीति? चीन के बारे में तो एक छोटी सी बात कहूंगा कि जब यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन हुआ था दूसरी विश्व युद्ध के बाद, तो हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में के लिए परमानेंट मेंबरशिप के लिए न्योता दिया गया था, और कांग्रेस पार्टी के नेता और उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसे ठुकरा दिया और चीन को आगे कर दिया कि चीन को बनना चाहिए। तो चीन के प्रति कांग्रेस की कमजोरी और हिंदुस्तान को आगे नहीं आना, ये पता नहीं किस गलती के कारण उन्होंने ऐसा किया था, क्या सोच के किया था, ये समझ से परे। और पाकिस्तान और चीन, इन दोनों की दोस्ती उसी समय से है। ये कोई नई चीज नहीं है कि 2014 के बाद से शुरू हो गई। 2014 से भी पहले नजदीकियां थी, और खुद ब खुद नेहरू जी ने उनको कहते हैं ना कि गोद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप दी। और वो जो उनका प्रसिद्ध था हिंदू चीनी भाई भाई, उसका जो प्रभाव हुआ वो भी हमने देखा है। पर इस संबंध में बहुत संक्षेप में गणेश जी आप यदि बताएं, राहुल गांधी जी के कांग्रेस सरकार के चीन के साथ में कोई एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली तस्वीर भी आपको याद आती होगी, जिसके बारे में इतने समय तक पता ही नहीं था। और एक राष्ट्र किसी देश की पॉलिटिकल पार्टी के साथ में क्या MOU साइन करता है, और जो कि उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज भी नहीं किया। करेक्ट। उनका एक जो MOU कांग्रेस पार्टी ने 2007 और 8 की बात है, तब उन्होंने साइन की थी। उसके बाद उनके जो फेमस मीटिंग that happened without government's consultation, अभी जब when we were in the loggerheads, तब जब अपने almost we were in the Aksai Chin province and all this stuff,
आज ये आप जो ये मुद्दा उठाए, चाइना और पाकिस्तान हैज़ कम टुगेदर, द बेस्ट रिस्पॉन्स हैज़ बीन गिवन बाय डॉक्टर जयशंकर हिमसेल्फ. ही इज़ एन एक्सपर्ट and he was not appointed now. He was an ambassador to China, appointed during the Congress regime. आज उन्होंने रिबट किया पूरे उसका कि राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट्स के लेकर कि 1963 में जो शैंक्सगुन वैली को हैंड ओवर किया वो कांग्रेस के रेजिम में था. सो हियर वी आर ट्राइंग टू पुट द डेवलपमेंट रोड्स ये सब सो दैट वी हैव एक्सेस टू. आपने ये देखा होगा कि जितने तेज़ी से अभी जो it is getting connected with our roads, भारत के जो पोर्शन में जितने भी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं अभी, बहुत एक्टिव हुए. सो एवरीथिंग इज बीन कमिंग टुगेदर, सो नेचुरली पीपल विल गेट अपसेट. सो वी कांट लुक एट, we are not talking about people here, we are talking about Rahul Gandhi's. So what the policies, unfortunately, which I am saying he doesn't have the ground report or he's trying to project something else different, is completely disconnected from the reality. वो नेचुरल है. द बिगेस्ट दुर्भाग्य पूर्ण की बात है ये, अपोजिशन कैन प्ले अ ब्यूटिफुल रोल, इवन टेक मोदी जी's policies head on and say here is where you are wrong, here is where you are right. I have not seen a constructive debate at all. Ganesh, sorry to considering 2-3 minutes that we have, I also want to remember Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji in the context of what we are discussing. So Jagjit Singh ji, the relationship between Prime Minister Narendra Modi और लता जी, वो प्राइम मिनिस्टर बने उससे पहले की थी, वो उनको दीदी की तरह संबोधित करते थे और वो सारी बातें हम सभी ने सुनी है. उनकी बातें भी जो दूरदर्शन पर हुई वो भी हमने सुना है. पर इसके साथ साथ लता जी के व्यक्तित्व में एक स्वर साम्राज्ञी होने के अलावा उनका जो भारत प्रेम और मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उन्होंने अपनी तरफ से कंपोज करके उसको जो प्रस्तुत किया था, तो उस दृष्टि से वो लगता है कि भारत की एक अग्रणी सांस्कृतिक दूत भी रही हैं और बनी रहेंगी. उनको श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा बहुत सब तरफ से दी गई. आप अपनी ओर से संक्षेप में कुछ कहें लता जी के बारे में. लता जी की आवाज, लता जी तो चली गई हैं लेकिन उनकी आवाज हमेशा हम लोगों के कानों में गूंजती रहेगी, क्योंकि हमने बचपन से, जब से एक तरह से कहे कि बचपन में ही लोरियां भी सुनी है उनके आवाज में, गाने भी फिल्मी सुने हैं उनकी आवाज में, उनकी आवाज में ही बड़े हैं, बड़े हुए हैं. तो जगजीत सिंह जी, 1 मिनट का समय. गणेश जी, आपको याद है इस बरस ऐसा भी हुआ संयोग की बीटिंग द रिट्रीट में मेरे वतन के लोगों जो लता जी ने गाया उसको सम्मिलित किया गया, वो जो स्टेप इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, आपको कैसा लगा? बहुत ही, इट्स वेरी, वी रियली मोर्न द लॉस ऑफ सच अ बिग लेजेंड. अभी पूरे अब विश्व में देखिए लता जी के प्रति जितने भी प्यार है वो सब वो उभर के आ रहा है सभी देशों से, और ख़ास करके जो गवर्नमेंट ने जितने भी ये सब रिट्रीट से लेके सब कुछ, जो पीपल हु हैव डन ए वेरी भारत रत्न के इसमें, also bringing, she was all connected with the patriotic fervor also of Bharat, or main she was one person who was seen as an icon to integrate lot of people together. Absolutely. गणेश जी, मैं आपके साथ ये याद करते हुए कि लता जी ने कहा मैं पूरे भारत की हूँ, निश्चित रूप से महाराष्ट्र की थी, मराठी उनकी प्राथमिक भाषा थी, पर उन्होंने हिंदी उर्दू भी बहुत अच्छे से सीखे थे. और चलते चलते ये बात याद करते हुए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह किया कि वो भारत को कभी झुकने नहीं दें, और उनका जो भारत के प्रति समर्पण है वो आपको एक ऐसे स्थल पर छू जाता है जहां आप भारत की महानता को याद करते हुए जो भारत का माधुर्य है और जो एक सांस्कृतिक सरिता प्रेम की और सबकी सेवा करने की भारत की माटी से प्रेरणा लेकर बहती है, उसको याद करते हुए हमें लगता है कि राजनीतिक भारत अगर सांस्कृतिक भारत का आधार लेकर आगे बढ़ेगा तो जो एक कल्पना, जो एक सपना भारत के विश्व गुरु बनने का है, वो निश्चित रूप से पूरा हो सकता है. तो बहुत सारा धन्यवाद गणेश रामकृष्णन जी आपका, और जगजीत सिंह जी आपका भी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में मंगल कामना. अशोक व्यास को नमस्कार. नमस्ते.